Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. आज हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के बारे में। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स कि आप किस तरह से अपने सेकंड प्रेस्क्रिप्शन को चूज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इंट्रो के बारे में बात नहीं करेंगे, हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज वॉच इट टिल द एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा चैनल पसंद है, मेरा काम पसंद है, द काइंड ऑफ वीडियोस आई पोस्ट वो पसंद आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो कि सार्कोड्स एंड नोसोड्स पर है, तो आपको अच्छे से पता होगा उसके इंडिकेशंस वाले पॉइंट में मैंने जाकर कहा था कि सार्कोड्स एंड नोसोड्स को आप एज अ सेकंड प्रेस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। वहां पर ये पॉइंट रह गया था कि सेकंड प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इन फ्यूचर जो वीडियोस पोस्ट करूंगी उसमें जरूर बताऊंगी कि सेकंड प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है। देन आई थॉट कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए, बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो वाला पॉइंट वहां क्लियर नहीं होगा तो सार्कोड और नोसोड की जो कंसेप्ट है पूरी वो भी क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आज तुरंत ही ये वीडियो लेकर आई हूँ सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो भी चेकआउट कर लीजिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत यूजफुल होने वाली है सभी होम्योपैथ्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो एज द वर्ड सेज प्रेस्क्रिप्शन किया जा रहा है सेकेंड टाइम, और हम सोचते हैं कि ये जो है सेकेंड टाइम जब पेशेंट आया और हमने जो दवा उसे दी वो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन हो जाता है, जो फर्स्ट टाइम पेशेंट आया वो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन हो जाता है। बट ये कंसेप्ट इस तरीके से नहीं है। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर आपके पास एक पेशेंट विजिट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो आपके पास आए हैं, आपने उन्हें प्रेस्क्राइब किया, मेडिसिन दिया, और जब फॉलो अप के लिए आपने फिर से उन्हें बुलाया, वो आए, आप उस समय जो भी मेडिसिन उन्हें सिलेक्ट करके दे रहे हैं वो मेडिसिन सिलेक्शन करके जो आपने मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब की, अगर पहली वाली जो प्रेस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन थी उसने एक्ट किया है, बॉडी में एक्शन किया है, तो जो सेकंड विजिट पर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपका सेकंड प्रेस्क्रिप्शन बन जाता है। अगर आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पुरानी वाली मेडिसिन ने कुछ एक्ट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो आप जो सेकंड विजिट पे प्रिस्क्राइब करेंगे वो पेशेंट का सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर विच द फर्स्ट वन विच हैज बीन एक्टेड। ऐसी दवा जो कि एक्ट करी थी उसके बाद आप जब प्रिस्क्राइब करते हैं उसे हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करने का तरीका क्या है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कभी भी हेस्टी में, जल्दी में, पेशेंट को जल्दी ठीक करने की कोशिश में, इन सब चीजों में हम जल्दी से उस पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं विदाउट फुली एनालाइजिंग द केस, वो भी सेकंड प्रेस्क्रिप्शन नहीं कहलाता। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन वो होता है जो कि आपने दिया एक ऐसे मेडिसिन के बाद जिसने एक्ट किया था, और आपने उस केस को रीएनालाइज किया, पेशेंट को फुली एग्जामिन किया, आपने अपना समय देकर पूरे केस को फिर से अंडरस्टैंड किया, उसके बाद जो दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपका सेकंड प्रेस्क्रिप्शन बनता है। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन पुरानी वाली का रिपीटेशन भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप चेंज ही करें दवा तो ही वो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कहलाएगा, नहीं। अगर आप दवा को रिपीट कर रहे हैं, अगर आप कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दे रहे हैं, दैट मीन्स आपने रिपीटेशन तो आप समझ गए होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री में आपको बता देती हूँ कि अगर पेशेंट आया, उसको फर्स्ट वन ने एक्ट किया, आप जो पेशेंट सेट ऑफ सिम्टम्स आप जो लेकर आए हैं वो पहले से कम हो सकते हैं, पहले से ज्यादा हो सकते हैं, या फिर कुछ न्यू सिम्टम्स ऐड हो सकते हैं, या फिर कुछ पुराने सिम्टम्स जो है दबे हुए थे वो उभर कर आ सकते हैं। तो जो भी अभी प्रेजेंट आपके पास जो होगा, आपने केस को फिर से लिया है, अच्छे से आप केस को फुली एनालाइज करें, तो अभी जो केस के जो सिम्टम्स हैं आपके पास, उसके बेसिस पर मान लीजिए एक मेडिसिन सिलेक्ट होती है, और आप जब चेक करते हैं आप देखते हैं कि ये मेडिसिन इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है? फर्स्ट वन की कॉम्प्लीमेंट्री है।
तो आपका वो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। दैट मीन्स आप कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो पुरानी वाली की कॉम्प्लीमेंट्री है, पुरानी वाली के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेगी, पेशेंट को और भी ज्यादा अच्छा रिलीफ देगी। तो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में आप कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकते हैं, आप एंटीडोट भी दे सकते हैं। सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में यू कैन गिव एंटीडोट ऑल्सो। एंटीडोट मतलब पुराने वाले के एक्शन को आप खत्म करना चाहें तो। अगर आपने फर्स्ट विजिट में पेशेंट को एक मेडिसिन दी, अब हम बात करें दैट हैज एक्टेड, जिसने पहले एक्शन किया। एक्शन जरूरी नहीं एक पॉजिटिव ग्राफ दिया हो, नेगेटिव ग्राफ भी हो सकता है, दैट मीन्स वर्सन हो रहे हो जो है सिम्टम्स। अब वो वर्सन 1-2 दिन आपने जब दवाई दिया पहले तो 1-2 दिन आपको लगा कि बढ़ गया प्रॉब्लम, फिर वो ठीक होने लगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 1-2 दिन पेशेंट को रिलीफ मिला और उसके बाद वो केस जो है एग्रेवेशन मतलब सिम्टम्स जो है वर्सन होते जा रहे हैं। सिम्टम्स आप मान लीजिए 1-2 दिन पेशेंट को फर्स्ट जो आपने मेडिसिन दिया था उससे 1-2 दिन रिलीफ रहा, उसके बाद से चौथे दिन से पेशेंट बोल रहे हैं कि मेरे सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे वर्सन ही होते जा रहे हैं सिचुएशन। ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि एग्रेवेशन काफी प्रोलॉन्ग हो गया है या फिर अभी पेशेंट उसको बेयर नहीं कर पा रहा है या फिर कोई स्किन का ऐसा पैच है जिसमें अनबेरेबल इचिंग हो रही है, वो बिल्कुल पेशेंट बेयर नहीं कर पा रहा, एग्रेवेशन लंबा हो गया है, लंबे ड्यूरेशन के लिए हो गया है, देन यू हैव टू एंटीडोट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। आपको उस दवा को एंटीडोट करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट की सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एंटीडोट भी आपका एक सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन हो सकता है टू नलिफाई द एक्शन ऑफ द फर्स्ट वन। तो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, आप पुरानी का रिपीटिशन दे सकते हैं, आप एंटीडोट भी दे सकते हैं। तो आप किसी भी तरह के मेडिसिन सेलेक्ट करके दे रहे हैं, फुली एनालाइज करने के बाद पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद केस को, उसके बाद जब दे रहे हैं वो आपका सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन बन जाता है। अब जब हमने बात कर ली है सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, हमने बात कर ली है कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन करना कैसे है, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट वन एक्ट किया, सेकेंड टाइम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ सकती हैं। तो ये फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छे से हमें डॉक्टर जेम्स टायलर केंट की 12 ऑब्जर्वेशन के अलावा कोई नहीं समझा सकता। डॉक्टर केंट की 12 ऑब्जर्वेशंस हैं जिस पर कि मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सारी वीडियोस जो है आपको पूरी 12 ऑब्जर्वेशन 1 to 12 आपको वीडियोस जो है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो जरूर समझिएगा। होम्योपैथी जानना या प्रेस्क्रिप्शन जानना उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, एक केस को डील करना उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जरूर डॉक्टर केंट के इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ इसलिए दे रही हूँ कि हमें ये पता होना जरूरी है कि फर्स्ट टाइम पेशेंट को दे दिया दवा, सेकेंड टाइम अब हम क्या दें और कैसे दें, दिमाग में हमारे क्या होना चाहिए हम जब केस को ले रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा अच्छे से हमें डॉक्टर केंट की 12 ऑब्जर्वेशन समझाती है। और सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स के अलावा कोई और अच्छा तरीका नहीं है जिससे कि हम चीजों को अच्छे से समझ सके। So let me give you a few examples. Let us take odd ones from the observation. हम लेते हैं odd numbers, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लेते हैं डॉक्टर केंट की 12 ऑब्जर्वेशंस में से। डॉक्टर केंट की 12 ऑब्जर्वेशन में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये कहती है there is prolonged aggravation and then final decline of the patient. Now what does it mean? Prolonged aggravation, बहुत लंबे समय से वर्सन हो रहे हैं सिम्टम्स और फिर धीरे धीरे पेशेंट का फाइनली डिक्लाइन हो रहा है, ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया, कोई इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रही। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है आपने फर्स्ट टाइम एक पेशेंट को दवा दे दी, सेकेंड टाइम व्हेन ही कम्स टू यू, व्हेन ही और शी कम्स टू यू, दे आस्क दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन, मतलब कि जब से दवा ली है तब से सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स वर्स ही होते जा रहे हैं, 1% भी रिलीफ नहीं नजर आ रहा। सो इसका मतलब क्या समझेंगे, इससे आपको क्या समझ आता है? पहली चीज कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में। वो क्या गलती है? वो गलती ये है कि आपने जब मेडिसिन सिलेक्ट की तो आपने एक डीप एंटीसोरिक मेडिसिन दे दी, और डीप एंटीसोरिक मेडिसिन दी तो दी, साथ में वो हाई पोटेंसी में दे दी। जब भी इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू जिनको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उनके फंक्शनल लेवल पर नहीं रही, अब उनके ऑर्गन्स जो है पैथोलॉजिकली, द सरफेस, द म्यूकस मेम्ब्रेन, द
सेल्स, द लाइनिंग, कुछ भी है जो ऑर्गेनिकली अब वो अफेक्ट होने लग गया है। तो ऑर्गन जो है उसमें फंक्शनल लेवल तक बीमारी नहीं रही, वो ऑर्गेनिक लेवल पर चली गई। ऐसा केस या फिर कोई डाउटफुल केस जिसमें आपको काफी डाउट रहा, ऐसे केस में आपने फर्स्ट विजिट में अगर पेशेंट को एक डीप एंटीसोरिक मेडिसिन दे दी और वो भी हाई पोटेंसी में दे दी, तो इस तरह की चीजें आप फेस कर सकते हैं। सेकेंड टाइम जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको प्रोलॉन्ग एग्रीवेशन हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हमारे पास कोई डाउटफुल केस है, और दूसरी चीज जब भी हमारे पास एक ऐसा केस आ रहा है जिसमें ऑर्गन लेवल तक, दैट मीन्स ऑर्गेनोपैथिक चेंजेस हो गए हैं, उन चेंजेस में आप कभी भी एक डीप एंटीसोरिक, स्पेशली हाई पोटेंसी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक 30 CH पोटेंसी से ज्यादा पोटेंसी कुछ देंगे ही नहीं। डाउटफुल केसेस में भी 30 पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी टू बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर आप उससे ज्यादा पोटेंसी देते हैं तो इस तरह की जो है सेकेंड विजिट में आपको प्रोलॉन्ग एग्रीवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, इस तरह के सिम्टम्स आपको, इस तरह की जो पैटर्न है आपको देखने मिलेगा, इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको देखने मिलेगा। सो अब हमें क्या करना है ऐसे केस में? हमारा सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन क्या होगा? सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन होगा तुरंत के तुरंत हमें उसे एंटीडोट करना होगा, क्योंकि पेशेंट को वर्स सिम्टम्स में देखकर हम उसे वैसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उस केस को एंटीडोट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीडोट करना एक सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन को हमने फुली एनालाइज किया, हमने अच्छे से केस को लिया, हमने पूरा एक पेशेंट को एग्जामिन किया। जब हमें लगा फर्स्ट केस में हमने ऐसे मिस्टेक किया था, सेकेंड अप विजिट में हम सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन के अंदर उसको एंटीडोट कर देंगे। तो दिस इज द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन। Now take another example for the third observation. Third observation डॉक्टर केंट की क्या कहती है? It says aggravation is quick, short, strong with rapid improvement of the patient. पेशेंट को फर्स्ट विजिट में आपने दवा दिया, थोड़ा सा एग्रीवेशन हुआ और फिर उसके बाद पेशेंट को रिलीफ और इम्प्रूवमेंट ही नजर आ रही है। ये बहुत बार होता है और ये बहुत अच्छा साइन है अगर हमें ऐसे देखने मिलता है किसी पेशेंट में फर्स्ट टाइम दवाई ली, उन्होंने बोला कि मुझे एक दिन या फिर 24 घंटे से 48 घंटे तक तो थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को बढ़ गई थी, लेकिन थर्ड डे ऑनवर्ड, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स मुझे सिम्टम्स बेटर होते गए और अभी तक भी बेटर है। अगर ऐसे पेशेंट कहते हैं तो दैट मीन्स आप सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में क्या करेंगे? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आपने केस में अच्छे से एक सिमिलिमम आपने सिलेक्ट करके दी है, पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा है। तो अब आप क्या करेंगे? सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आप उस दवा के एक्शन को पूरा होने देंगे। आप ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक दवा का जानते हैं, उसको आप पूरा कंप्लीट होने देंगे, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो आप हमें पुरानी वाली जो दवा है उसके एक्शन को बिल्कुल छेड़ने की जरूरत है, उस दवा को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? इट सेज एमिलिरेशन कम्स फर्स्ट एंड देन एग्रीवेशन। मतलब कि पहले एमिलिरेशन हुआ, पहले आराम मिलने लगा और फिर एग्रीवेशन होता चला गया। एग्रीवेशन होता चला गया मतलब वर्स होते गए सिम्टम्स, आफ्टरवर्ड्स वर्स ही हो रहे हैं। तो पहले एमिलिरेशन मिला और उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है। अब पेशेंट बहुत बार ऐसे भी कहते हैं कि आपसे दवा लेकर गए थे फर्स्ट विजिट में तो 3-4 दिन तो आराम लगा और उसके बाद से अभी तक भी सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जो आपने मेडिसिन सिलेक्ट करके दी थी, ईदर इट वाज अ सुपरफिशियल वन और इट हैड डन ओनली द पैलिएशन। तो या तो सिर्फ एक सुपरफिशियल थी या फिर उसने पैलिएशन किया है, सिम्टम्स को सिर्फ कुछ दिन के लिए दबा दिया और उसके बाद जो है वापस वो सिम्टम्स एग्रेवेट हो रहे हैं और नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ गए, कोई रिलीफ नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर द सेकंड प्रेस्क्रिप्शन? यू मस्ट रीटेक द केस। अब आप उस केस को फिर से लेंगे और अब आप जो मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे दैट मस्ट नॉट बी अ सुपरफिशियल वन and that must not be a palliative one. It should be a well selected similimum drug for the case. तो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन के लिए आपने ये लिया। फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन हैज एक्टेड, एटलीस्ट it has acted, it has ameliorated the case for 2 to 3 days and for the few days in the starting, and then the case was worsened, but at least the medicine has acted. That is why the second prescription, that is why the second time the patient is coming to us, we are prescribing a drug after fully taking the case based on the constitutional symptom or the most similimum drug that has become the second prescription, because the earlier one was acted, because the earlier one had acted.
सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। मैंने इसी तरह से इस कंसेप्ट को तैयार किया कि सिर्फ हम ये ना समझें कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, हम ये भी समझें कि उसे देना कैसे है, हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों को नहीं करना है, ध्यान रखना है और कैसे ध्यान रखना है, वो सब चीजें हम इस वीडियो से सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज 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 एक बड़ा सा थम्स अप कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट दैट इन फ्यूचर आपको और वीडियोस देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सभी को बहुत कुछ समझ आने वाला है रिलेटेड टू होम्योपैथी। आपके जितने भी डाउटफुल जितने कंसेप्ट्स हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगी धीरे धीरे। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।